हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए कमेंट चर्चा की वीडियो। ये वीडियो मेरी हर फ्राइडे को आती है और इसमें मैं आपके पूछे गए सवालों का जवाब देती हूं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल मुझे लिख सकते हैं और हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो आए कमेंट चर्चा की उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने कुछ कॉमेंट्स आज की वीडियो के लिए पिक करे हैं जिसपे हम एक एक करके बात करेंगे। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें दूसरे लोगों के साथ में भी, ताकि वो हमारे चैनल से जुड़ सकें। और भी अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स आप कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी नीचे वीडियो के मिल जाएगा आपको। लाइक के साथ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्या अंडर आर्म के लिए लेज़र सेफ़ है और क्या इससे परमानेंट हेयर रिमूव हो जाते हैं? जी हाँ, लेज़र हेयर रिमूवल एक ऐसा मेथड है जिससे परमानेंट आप अपने हेयर को रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन जितना मतलब ये इजी लगता है कि आप जाएंगे लेज़र करवा के आ जाएंगे और बाल हमेशा हमेशा के लिए साफ़, ऐसा नहीं होता है। इसकी मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम आप अभी गए हो, फॉर एग्जांपल आज गए हो, तो डॉक्टर फिर उसके कुछ दिनों बाद, लाइक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको फिर से बुलाएगा, फिर एक और बार बुलाएगा। ऐसे ही 3, 4, 5 सिटिंग तक लग सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपके हेयर कितने थिक हैं और आप किस एरिया से करवा रहे हो। जैसे कि मेरे एक जानने वाले ने करवाई थी और उन्होंने अपर लिप पे करवाई थी, एक फ़ीमेल थी और उनके बहुत बहुत ज़्यादा थिक, एकदम जैसे मूंछें आती हैं ना लड़कों वाली, उस तरीके के मोटे बाल थे। तो उन्होंने वहाँ पे करवाई थी और मैंने उनसे ऐसे ही जनरली पूछा कि कैसा रहता है, क्या है। सो वो बोली कि लेज़र देखो कॉस्टली तो बहुत है, लेकिन मैं इन हेयर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती हूँ। मुझे वैक्सिंग में बहुत दर्द होता है तो इसीलिए मैं लेज़र करवा रही हूँ। और जब मैं उनसे मिली थी तो 2 उनकी सिटिंग हो चुकी थी ऑलरेडी, और 2 सिटिंग में ऐसा था कि जैसे बीच बीच में से बाल उड़ जाते हैं ना, ऐसा उनका फील हो रहा था अपर लिप पे। तो वो बता रही थी कि मेरा लेज़र चल रहा है, 2 सिटिंग मेरी हो गई और डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 सिटिंग और होंगी तब ये पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बिल्कुल एकदम चिकनी स्किन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे बिल्कुल जो रुएं जैसे बाल होते हैं वो फिर भी रहते हैं, लेकिन जो मोटे थिक हेयर हैं जो विजिबली दिखते हैं, अजीब लगते हैं, तो वो हटवाए जा सकते हैं लेज़र के थ्रू। और जहाँ तक आपने पूछा कितना सेफ़ है, तो वैसे तो देखो अगर आप अच्छी जगह से कराओगे तो ये सेफ़ ही होता है। बाकी जो वो ट्रीटमेंट सेंटर वाले आपको रिकमेंड करें कि आपको ऐसे ऐसे रहना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करना तो सेफ़ ही रहेगा। जैसे कि उसने मुझे ये भी बताया था कि ट्रीटमेंट सेंटर वालों ने बोला है जब तक ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता आपको कोई और हेयर रिमूवल मेथड नहीं यूज़ करना है। सो एक चीज़ ये भी थी, और बाकी चीज़ें भी जैसे वो लोग बताएं अगर तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए, तो अदरवाइज़ तो सेफ़ ही रहता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। वाइग्रा तदालफिल लेने के 1 घंटे बाद भी इरेक्शन ना हो तो क्या रीज़न हो सकता है? देखो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान बैक टू बैक ये ले रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ले रहा है, तो हो सकता है आपके शरीर को इसकी आदत हो जाए और ये आपके ऊपर वर्क ना करे, या फिर हो सकता है ये आपको सूट ही ना कर रहा हो। तो इस तरीके की टैबलेट कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए। आपकी क्या कंडीशन है, कितना आपको रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा आपने मात्रा में ले लिया तो भी सही नहीं है, और अगर आप कम ले रहे हो तो हो सकता है वो वर्क ही ना करे, और कम वर्क नहीं कर रहा उस चक्कर में आपने ओवरडोज कर लिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। कई बार ओवरडोज की वजह से आपका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो सकता है, क्योंकि एट द एंड क्या है, अगर आपको इरेक्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा आपके इंटीमेट एरिया में। और अगर आप कोई ऐसी दवा खाते हो जो कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर उस एरिया के लिए ही वो बढ़ाएगा, वो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में ही ब्लड फ्लो को तेज़ कर देगी वो दवाई। सो आप समझ रहे हो कि कोई और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, कोई इंजरी वगैरह की वजह से अगर आपको इरेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन आप इस तरीके की दवाई अगर लेके बढ़ा रहे हो, या फिर कई बार नॉर्मल लोग होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट बिकॉज उनको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं या उनको लगता है कि इससे हो सकता है मेरा टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मैं अच्छे से और परफॉर्म कर पाऊँ। सो और ये वाला जो लालच होता है उस चक्कर में इस तरीके की दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं, और वैसे वो फिर आपकी बॉडी पे कितना गलत असर डालते हैं आपको नहीं पता होता। सो ऑलवेज इस तरीके की टैबलेट
टैबलेट एक डॉक्टर के अंडर लीजिए, वो जैसे प्रिस्क्राइब करें उस तरीके से लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो डॉक्टर वैसे भी आपको ये चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि चलो मज़े मज़े में हम ये ट्राई करके देख लेते हैं। ये एक मेडिकेशन है, समझ रहे हो आप, मतलब कोई प्रॉब्लम है, ये उसकी दवाई है। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ये लीजिए। वर्क नहीं कर रही है तो अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस कीजिए कि ये वर्क नहीं कर रही है, ताकि फिर वो आपको आगे समझा पाएँ कि क्या करना है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, आई हैव माइल्ड फेमोसिस, आई हैव नो प्रॉब्लम इन यूरिन और एनीथिंग, कैन आई हैव इंटरकोर्स इन फ्यूचर विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड फेमोसिस। देखो, अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही है, पेन नहीं हो रहा है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को आप खुद से ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि पता नहीं देखो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। ये मैं बिल्कुल भी ऐसे मतलब गारंटी लेके नहीं कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम होगी ही या नहीं ही होगी। मतलब सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं। तो आप क्या करो ना कि खुद से ही थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि ये माइल्ड फेमोसिस भी आपका ठीक हो जाए। वो आप कैसे कर सकते हो कि आप मसाज कर सकते हो। कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नारियल का तेल ले लीजिए, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है स्किन पे और वैसे भी स्किन के लिए अच्छा रहता है। सो नारियल का तेल आप ले सकते हो और उससे मसाज कीजिए आप, और मसाज इस तरीके से कीजिए कि स्किन को थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ पुल करने की कोशिश कीजिए। आपको मैस्टरबेशन नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि मसाज का मतलब है कि तेज तेज मोशन करके मैस्टरबेट टाइप का करना है। नहीं, कभी भी जब आप मसाज कर रहे हो तो आपका इरेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर इरेक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आप मैस्टरबेशन की तरफ जा रहे हो, उसको वहीं पे ही रोक दो। इरेक्शन नहीं लाना है आपको हल्के से धीमे हाथों से मसाज करनी है और उस स्किन को थोड़ा सा पीछे खींचने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं खींचना है, और बहुत ज़्यादा कुछ भी रिएक्शन आप फील करो तो वहीं रुक जाना है। तो इस तरीके से आप ट्राई करके देखो। नहाने से पहले आप ये कर सकते हो और सोने से पहले आप ये कर सकते हो। सो थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, हो सकता है वो स्किन अपने आप ही ठीक हो जाए। और अगर फ्यूचर में कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है स्किन से रिलेटेड, तो आप यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखा सकते हैं या फिर सर्जन को दिखा सकते हैं। वो लोग फिर आपको आगे गाइड कर देंगे कि क्या करना है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाउ टू स्टॉप सेक्सुअल थिंकिंग स्लैश थॉट्स। देखो, हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है ना, सबसे बेस्ट है कि वहीं पे ही अपने आप को बोलो कि स्टॉप, मुझे ये नहीं सोचना है। मतलब कॉन्शियसली आपको अपने दिमाग को बोलना है स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, और उसको कहीं और लगा देना है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। सो उस शैतान को मत आने दो और अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो। ये डाइवर्ट आप कर सकते हो किसी ऐसी चीज़ में, कुछ पॉजिटिव काम हो ऐसा जो आपको खुशी देता हो, आपका जिसमें मन लगता हो। जैसे कि अगर कोई गेम खेलना पसंद करते हैं आप, वीडियो गेम, या नॉर्मली भी जैसे हमारे घर में जब फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ में वहाँ पे कुछ गेम खेलने लग जाओ, तो क्या होता है ना, गेम खेलने में दिमाग यूज़ होता है। जैसे पजल गेम हो गया, कोई और कार्ड गेम्स हो गया, कुछ ट्रिक गेम हो गया, कुछ ऐसा जहाँ पे आपका दिमाग लगता हो। सो दिमाग को वहां पे लगाओ। इसके अलावा कोई ऐसी मूवी जिसमें कुछ मिस्ट्री हो, थ्रिलर हो, आपका कॉन्टिन्यूसली दिमाग वहाँ पे पजल रहे, कुछ ऐसा कंटेंट आप वॉच कर सकते हो कि आपका माइंड वहाँ पे ऑक्यूपाई रहे। कॉमेडी मूवी या लाइट मूवी, रोमांटिक मूवी, इन सब चीज़ों से थोड़ा बचो, क्योंकि क्या है ना कि उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगता और दूसरे थॉट्स आने लगते हैं। सो ऐसी मूवीज़ वगैरह या ऐसा कोई कॉन्टेंट देखो जो कुछ मिस्टीरियस हो, कुछ उसमें सस्पेंस हो, जहाँ पे आपका दिमाग वहाँ पे फोकस्ड रहे। इसके अलावा अपने फैमिली वालों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनसे फ़ोन पे बात कर लो, उनके साथ जाके टाइम स्पेंड कर लो। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। और इस टॉपिक पे मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने और डिटेल में समझाया है कि कैसे आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं और ऐसे सेक्सुअल थॉट से बाहर निकाल सकते हैं। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसको देखने का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट कॉमेंट पे चलते हैं। क्या अल्कोहल पीने से मेन पार्ट इरेक्ट नहीं होता है? क्या स्पर्म भी निकलता नहीं? क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं है कि इरेक्शन नहीं होता या स्पर्म नहीं निकलता। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप एडिक्टेड हो अल्कोहल के और बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो और रेगुलर बेस पे करते हो, तो फ्यूचर में चल के आपके बॉडी के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपकी फुल बॉडी पे ही होते हैं। देखो, नशे के, अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट, तो जैसे अगर वो पूरी बॉडी पे रिएक्ट कर रहा है ना नेगेटिव, तो आपकी सेक्शुअल लाइफ पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है और आपके सेक्शुअल परफॉर्मेंस की, चाहे टाइमिंग कह लो या इरेक्शन कह लो, इस सब में आगे चल के आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये अल्कोहल वगैरह क्या है ना कि धीरे 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 आपके शरीर को खोखला कर देते हैं और बहुत बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सो
अगर आपको पसंद भी है पार्टी वगैरह करना लेना, सो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में लो, और बहुत ही कभी कभार कभी ले लिया तो ले लिया, ओकेजन वाइज। अदरवाइज इन चीज़ों की अपने शरीर को आदत नहीं लगाइए और ना ही रेगुलर बेस पे कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी दी, इज़ इट ओके टू वॉच अडल्ट कंटेंट इफ़ आई एम इन कंट्रोल एंड इट डजंट अफेक्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी? हाँ, अगर आप कभी कभार देखते हो और आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, सो कभी कभार देख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी दी, हाउ टू डिस्कार्ड एंड डिस्पोज्ड नॉन यूज एंड नॉन वियरेबल बॉडी क्लोथ्स, फीमेल अंडरगारमेंट्स एंड फीमेल ब्रा, बेडशीट, पिलो कवर्स। देखो, मुझे नहीं पता दूसरे लोग क्या करते हैं, बस मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। देखो, बाकी के जितने भी क्लोथ्स निकलते हैं ना हमारे घर में अंडरगारमेंट्स के अलावा, जैसे कि बाहर पहनने के कपड़े हो गए, बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, कर्टेंस हो गए, तो मतलब जितने भी कपड़े निकलते हैं मेरे हस्बैंड के, मेरी बेटी के, वो हम डोनेट कर देते हैं और हम अलग अलग तरीके से वो चीज़ें करते हैं। हमारी सोसाइटी में भी कभी कभी कैंप लगते हैं कि बच्चों के कपड़े अगर आपको देने हैं, डोनेट करने हैं और चीज़ें देनी हैं तो हम वहाँ दे देते हैं। नहीं तो इकट्ठा हो गया है, अगर जैसे मैं बैग्स बनाती जाती हूँ और जैसे 1-2 बैग्स भर गए और सोसाइटी में कैंप नहीं भी लग रहा, तो मैं हमारे घर जो काम करने वाली मेड होती हैं उनको दे देती हूँ। हाँ, ज़रूर से पहले पूछिए अपनी मेड को कि वो ले लेंगी या नहीं, क्योंकि कई बार मेड्स को ऐसा फील होता है कि मतलब छोटा फील होता है ऐसे यूज़ चीज़ें लेना, तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप। तो मैं पहले पूछ लेती हूँ और अभी तक जितनी भी मुझे मेड्स मिली हैं वो सब खुशी खुशी ले लेती हैं, सो मैं उनको दे देती हूँ। हमारी सोसाइटी में जैसे बिल्डिंग के गार्ड्स वगैरह होते हैं, कई बार हमने उन्हें भी कपड़े दिए हैं। कई बार वो खुद से बोलते हैं कि कुछ पैंट शर्ट्स वगैरह भैया का निकले तो दे देना। सो हस्बैंड के कपड़े मैंने कई बार उन्हें दिए हैं, बच्चों के कपड़े मैंने कई बार दिए हैं। एक बार एक गार्ड भैया थे, वो बोले कि मैम मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं और उनको कपड़े मतलब ज़रूरत है, तो मैंने उनको बहुत बहुत सारे कपड़े तनुषी के दिए थे और वो बहुत खुशी खुशी ले लेते थे। सो जिसको खुशी मिले, जिसको ज़रूरत है, कोशिश कीजिए उनको प्रोवाइड करने की। जहाँ तक बात है अंडरगारमेंट्स की, सो मैं क्या करती हूँ कि अंडरगारमेंट्स को एज अ डस्टिंग का कपड़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप किचन वगैरह की सफाई कर रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ 1 टाइम यूज़ के लिए उनको लेती हूँ। जैसे कि मेरे घर में अगर बहुत सारी डस्टिंग हो गई है, एक वो दिन आता है ना महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार कि जब हम एकदम लग के डीप क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, सो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगेन मैं इसका भी एक थैला बनाती जाती हूँ, एक बैग टाइप का, जिसमें मैं रखती जाऊँ डिस्कार्डेड वाले ये चीज़ें। और एक बार में एक लिया और पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर ली, पूरा बालकनी की रेलिंग वगैरह सब साफ़ कर ली, खिड़की दरवाजे साफ़ कर लिए और फिर उसको फेंक दिया डस्टबिन में। सो दैट्स हाउ आई यूज़ इट। क्योंकि अंडरगारमेंट्स देखो कोई प्रेफर नहीं करता किसी के यूज्ड लेना, सो वो तो हम नहीं दे सकते किसी को, तो इस तरीके से मैं उसको एज अ डस्टिंग का कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम मेरा भाई 18 ईयर का है और वो मेरी हील पहनती है जब घर में कोई नहीं होता। मैंने ये बात बार बार नोटिस किया है, क्या करूँ, कोई सोल्यूशन? देखो, पहली बात तो आप खुद ये सोचो कि आप क्या करना चाहते हो इस चीज़ का, ये चीज़ आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, आपके मन में क्या फीलिंग आती है जब आप अपने भाई को ये करता देखते हो। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके मन में क्या थिंकिंग आ रही है, उस हिसाब से आप उस चीज़ को डील करो। अगर आपके मन में ये आ रहा है क्यूरियोसिटी कि ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे इसे रोकना चाहिए, तो इस तरीके की अगर चीज़ें आ रही हैं, उससे जाके बात करो। ठीक है, उससे जाके बात करो कि भाई तुझे पसंद है क्या, क्यों पहनता है, क्या है। और अगर आपका ये वाला चीज़ है कि मेरा भाई मेरी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहा है, भाई इसको इतना शौक है तो अपना यूज़ करें। होता है ना बहन भाइयों में की चीज़ें शेयर नहीं करनी, मेरी चीज़ मेरी है। अगर ये वाली चीज़ है तो वैसे करके बात करो कि तू मेरी चीज़ें क्यों पहनता है, तुझे बड़ा शौक है तो अपने लिए खरीद ला। तो इस तरीके से जैसे भी आपको डील करना है उस तरीके से उससे बात करके ही चीज़ें हो सकती हैं। आप बात करके उससे खुल के बात करिए, गुस्सा करने के बजाय उसको प्यार से डील करना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको समझने की कोशिश करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और अगर आप एक बेटर कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहा है और कुछ बेटर आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं या कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं एज अ बड़ी सिस्टर, तो वैसे उस चीज़ को डील कीजिएगा।
नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट जो बना रहे हैं उनके लिए क्या ओपिनियन है, वो सही कर रहे हैं या गलत। यार हम इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और इवन जो वॉच कर रहे हैं वो चीज़ उनके लिए भी होते हैं, उनको पता होता है कि हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं। सो इट्स कहीं ना कहीं सबकी मन मर्जी की चीज़ें हो रही हैं ना, फिर तो भाई जिसकी जो मर्ज़ी वो कर रहा है। अगर आपको नहीं पसंद तो मत देखिए वो कंटेंट जो वो कर रहा है। हो सकता है उसकी अपनी मर्जी हो, उसको अच्छा लगता हो, या पैसे की नीड हो, पैसे के लिए कर रहे हैं, या एक्सपोजर के लिए कर रहे हैं। यू नेवर नो हर किसी की क्या थिंकिंग होती है कुछ करने के पीछे। सो हम हमेशा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें वो चीज़ करनी है या नहीं, और हमें वो चीज़ देखनी है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट तो कोई और है ही नहीं, क्योंकि मैंने इतने कमेंट पिक करे थे आज की वीडियो के लिए। आप मुझे और भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और हाँ, अगर आपको नहीं अभी तक पता चला है तो अब से मैं हफ्ते की 2 वीडियो पोस्ट करने लगी हूँ। एक मेरी वीडियो आती है मंडे या वेडनेसडे में। मोस्ट प्रोबेबली मैं अब ट्राई किया करूँगी कि मेरी वीडियो मंडे में आ जाए। कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो हो सकती है। मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या जो लव एडवाइस होती है, डेटिंग एडवाइस होती है, उस तरीके का कंटेंट मैं बनाऊं इस चैनल पे। सो वो वीडियो आपको मंडे को देखने को मिलेगी, और कमेंट चर्चा की वीडियो तो आती ही है हर फ्राइडे को। बाकी और कोई सजेशन हो आपका जिस पे आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो मुझसे, अगेन मैं बोलूँगी कुछ ऐसा ही कंटेंट जो कि रिलेशनशिप के अराउंड हो, सो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कमेंट चर्चा की वीडियो के लिए भी क्वेश्चंस आप दे सकते हैं अगेन कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मेरे चैनल पे लाइक करके ज़रूर जाइएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बाय, टेक केयर।